Hello everyone, welcome or welcome back to my channel, myself Riddhi, and welcome to Riddhi's Realm. In the previous video, as you all know, we have studied the part 1 of Poet and Pancakes. In today's video, we are going to study about part 2 of Poets and Pancakes. In this video, we'll be discussing about the author and a little about Subbu and the office boy. And I request you all to please bring your notebooks with you and write down the few pointers which you feel is important for the exam point of view. This video we'll be discussing about part 2 of Poets and Pancakes. The link to part 1 is down in the description box, so you can check that out and then you can watch this video. If you have already, then let's begin with part 2. So Poets and Pancakes, first of all, welcome to you all, welcome back to the channel. And in this video we'll be talking about the Gemini Studios office boy, a little about the writer, and about Kotha Mangalam Subbu. So if we talk about the office boy सिर्फ कहने भर को ऑफिस बॉय था, वरना ही वॉज इन हिज अर्ली 40s. वो बॉय तो नहीं था, वो एक तरीके से पूरा मर्द बन चुका था. और हाँ, वो एक ऐसा बंदा था हु यूज़ टू स्लैप द मेकअप ऑन द फेस ऑफ द क्राउड प्लेयर्स. जब बाहर शूटिंग होती थी और बाहर के जब क्राउड मेंबर्स होते थे, उनको भी एक थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए ही यूज़ टू मेकअप देम ऑल्सो. अगर बात करें उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ही वॉज़ नॉट अ बॉय, ही वॉज़ इन हिज अर्ली 40s, जैसा कि मैंने पहले बताया. और जब वो जेमिनी स्टूडियो में एंटर हुआ था, जब उस टाइम पे वो जेमिनी स्टूडियो में आया था, तो उसकी ये होप था, उसका ये डिज़ायर था कि वो एक्टर बनेगा. अगर एक्टर नहीं बना तो कम से कम एक स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनेगा. पर वो कुछ भी नहीं बना, वो बना तो एक ऑफिस बॉय बना. और इसमें ऑथर ने थोड़ा ये भी बताया है कि उसके अंदर थोड़ा सा पोएट भी था. मतलब वो पोएट मिजाज का था, वो अपने आप को पोएट मानता था, उसके अंदर पोएट्री लिखने का टैलेंट था, है ना. वो थोड़ा सा पोएटिक क्वालिटीज़ रखता था. तो अब ऑथर अपने बारे में बताते हैं थोड़ा सा. वो ये कहते हैं कि वो जहाँ पे काम करते थे, जिस क्यूबिकल में वो काम करते थे, वहाँ पे फ्रेंच विंडोज़ थी, अंदर बाहर दोनों तरफ से विजिबल था. अंदर वाले तो जो ऑथर बैठा है वो तो देख ही सकता था बाहर, पर बाहर वाले भी अंदर वालों को देख सकते थे. सब कुछ बाहर वालों को अंदर विजिबल होता था. तो बाहर वाले ये सोचते थे कि यार ये ऑथर कुछ करता तो है नहीं, क्या ही काम है, क्लिपिंग्स काटने का ही तो काम है, और वेरियस न्यूज़ेस, वेरियस सब्जेक्ट्स की तो न्यूज़ेस थी, उसको फाइल्स में लगाने का काम है. तो बाहर वाले जब अंदर ऑथर को देखते थे, वो सोचते थे कि ये कैसा काम है, ये कोई काम भी है. उनको लगता था कि ऑथर कोई काम कर ही नहीं रहा है. और उसका जो बॉस था, बॉस भी कहीं ना कहीं यही सोचता था. वो भी यही सोचता था कि जो ऑथर जो ये काम कर रहे हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट काम एज सच है नहीं, है ना. और फिर वो आगे बताते हैं कि उसके क्यूबिकल में कभी कभार ऑफिस बॉय आ जाता था. ऑफिस बॉय उसको एनलाइटन करने आता था, ऑथर को ये बताने आता था कि कैसे ऑफिस बॉय का ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, जो उसका पोएट वाला टैलेंट था, वो कैसे इस डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रहा है. वो उसको ये बताने आ जाता था कभी कभार नहीं, ज़्यादा ही तरह आता था. इसलिए अब तो ऑथर भी चाहता था कि जो शूटिंग्स होती हैं वो बाहर होना शुरू हो जाए, अंदर होए ना. वरना फिर क्या होगा कि वो बार बार ऑथर को उसके क्यूबिकल में परेशान करने आ जाएगा. कौन? ऑफिस बॉय, है ना. और लेक्चर देगा. अब ये सब बात करने के बाद ऑथर ये बात करते हैं कि वो गुस्से के बारे में बात करते हैं. जब कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है या कोई गुस्से में होता है, तो वो कभी ना कभी एक ही इंसान को टारगेट करता है. या तो ओपनली सबके सामने टारगेट करता है, या तो कोवर्टली, जब कोई भी नहीं होता, अंदर ही अंदर किसी को टारगेट करता है उसके फ्रस्ट्रेशन के ऊपर. मतलब अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है तो वो, जैसे जैसे आप मान सकते, जैसे कई बार टीचर्स होती हैं, कोई होता है, जब कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है या कभी बार आप ही फ्रस्ट्रेटेड होते हो, तो अपने फ्रस्ट्रेशन का पूरा कारण किसको ज़िम्मेदार ठहराते हो. कभी बार किसी एक वो पर्टिकुलर इंसान को ही ज़िम्मेदार ठहराते हो जिससे आपकी थोड़ी बनती नहीं है, कि यही है जो मेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है. तो इसमें ऑथर ये कहते हैं कि ये एक तरीके से सही बात नहीं है. ये
कभी ना कभी आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकती है। अब ये बात बोलने पे वो रिलेट करते हैं ऑफिस बॉय पे। ऑफिस बॉय ये मानता था कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सुब्बू के वजह से है। अब वो आगे कोठामंगलम सुब्बू के बारे में बताते हैं, पर सबसे पहले वो इस बात को रिलेट करके यही कहते हैं कि ऑफिस बॉय यही मानता था कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी उसको निगलेक्ट किया जा रहा है या जो भी हो रहा है जेमिनी स्टूडियो में उसके साथ, वो सारी जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कोठामंगलम सुब्बू के वजह से ही उसको हो रही है। तो मतलब ये है सीधी सीधी बात कि ऑफिस बॉय सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी कोठामंगलम सुब्बू में डाल देता था। उसको लगता था कि जो भी सारी दिक्कतें हैं, जो भी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके जीवन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ कोठामंगलम सुब्बू के वजह से है। अब कोठामंगलम सुब्बू के बारे में वो बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो नंबर वन जो बॉस है, जो फाउंडर है जेमिनी स्टूडियो के, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर उनके बाद नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कोठामंगलम सुब्बू रखते हैं। वो नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं बॉस के बाद। वो ये कहते हैं कि जब कोठामंगलम सुब्बू का करियर शुरू हुआ था तब उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। क्यों ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था? क्योंकि उस टाइम पे जब उनका करियर शुरू हुआ था तब वहाँ पे ये देखिए उनको ज़्यादा अनसर्टेन टाइम्स क्यों देखने पड़ते, क्योंकि जब उनका करियर शुरू हुआ था तब ज़्यादा कंपनीज़ नहीं इस्टेब्लिश थी, ज़्यादा स्टूडियोज़ इस्टेब्लिश नहीं था। किसके टाइम पे? कोठामंगलम सुब्बू के टाइम पे जब उनका करियर शुरू हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तब उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। और वही अगर हम ऑफिस बॉय की बात करें तो ऑफिस बॉय का तो जब करियर शुरू हुआ था तब ऑलरेडी कितने सारे स्टूडियोज़ और फिल्म स्टूडियोज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके थे, तो चिढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। वो जैसे इसमें कंपेयर करते हैं, एजुकेशन वाइज कंपेयर करते हैं, करियर वाइज कंपेयर करते हैं कोठामंगलम सुब्बू और ऑफिस बॉय पे। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि करियर में कैसे उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, ऑफिस बॉय को इतना नहीं करना पड़ा। एजुकेशन के मामले में वो ये कहते हैं कि सुब्बू और ऑफिस बॉय कहीं ना कहीं सेम एजुकेशन रखते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं दोनों में। पर बात यह है कि सुब्बू जो है उसको एक वर्च्यू ज़रूर है कि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, उसको ये वर्च्यू है, उसकी ये क्वालिटी है। क्योंकि सुब्बू ने कहीं ना कहीं ज़्यादा रिच सिचुएशंस पे अपना एक्सपोजर रखा है और ऑफिस बॉय ने उतना एक्सपोजर अपने रिच सिचुएशंस पे नहीं रखा है। क्योंकि सुब्बू जो है वो क्या कहते हैं उसे, ब्राह्मण पैदा हुआ है, उसका ये वर्चू है, उसकी क्वालिटी है। तो बचपन से लेके अभी तक उसने ज़्यादा बैठना उठना जिनके साथ किया है वो रिच लोगों के साथ ही किया है, और ऑफिस बॉय ने उतना नहीं किया है। वरना पढ़ाई के मामले में दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अब फीचर्स की अगर बात करते और ऑथर ये कहते हैं कि जब भी सुब्बू को देखो तो वो चीयरफुल ही दिखते थे, चाहे कोई ना कोई फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो गई हो, फिर भी वो एकदम मुस्कुराते रहते थे, खुश ही रहते थे। और जब भी कोई बंदा उनके पास जाता था तो उनके पास सबको देने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर होता था। और वो ये कहते थे कि वो जो सुब्बू हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही लॉयल थे, और वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते थे जिससे एसएस वासन जो फाउंडर है जेमिनी स्टूडियो के, उनको फ़ायदा होता रहे। और ऑथर यहाँ तक भी मानते हैं कि सुब्बू इस टेलर मेड फॉर फिल्म्स, टेलर मेड मतलब एकदम परफेक्ट थे वो फिल्म्स के लिए। ठीक है, और सुब्बू एक ऐसे बंदे थे जो मतलब सुब्बू को अगर कोई कमांड देता था, कोई काम देता था, वो तुरंत रेडी रहते थे उस काम के लिए, कोई बहाने नहीं बनाते थे। और वो ये भी कहते हैं कि सुब्बू जब भी फिल्म बनाने के टाइम पे आसपास रहते थे तो फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती थी। और वो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन टाइम था वो सुब्बू के वजह से ही गोल्डन टाइम आ पाया। जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन टाइम कहीं ना कहीं सुब्बू के वजह से आया है, और सुब्बू ने ही सारा फेम और रिकग्निशन जेमिनी स्टूडियो को दिया है। बात करते हैं सुब्बू एज अ पोएट की। वो कहते हैं कि ऑफिस बॉय की तरह सुब्बू भी पोएटिक क्वालिटीज़ रखते थे, वो भी अपने आप को पोएट ही मानते थे, और मानते क्या थे, वो पोएट ही थे। और वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर पोएट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ करते थे, पर सुब्बू जो थे
वो कॉम्प्लेक्स पोएम्स में कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे। वो इसलिए ऐसा नहीं करते थे, वो डेलिबरेटली पहली बात तो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते थे जो कॉम्प्लेक्स होते थे, और वो इसलिए ऐसा नहीं करते थे ताकि वो सारे लोगों को अंडरस्टैंडेबल लगे, वो वर्ल्ड वाइड आराम से पढ़ने लायक हो और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ईजी हो और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो लोगों के लिए। तो सुब्बू की एक ये क्वालिटी ज़रूर थी पोएम्स लिखने के टाइम पे। और वो ये कहते हैं कि उनके जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो गए थे उनके फिल्म की इंडस्ट्री की सक्सेस की वजह से। मतलब उनका ये कहना है कि उनके पोएट बनने की जो चीज़ें थी, उनकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, जो वो पोएट बन के कर सकते थे, नोबेल प्राइज़ ले सकते थे या कुछ भी कर सकते थे इस लिटरेरी फील्ड में, वो कहीं ना कहीं दब गई थी, वो कहीं ना कहीं छुप गई थी, क्योंकि उन्होंने उतनी सक्सेस फिल्म मेकिंग में ही पा ली थी। फिल्म में ही उनकी इतनी सक्सेस हो गई थी कि उनकी लिटरेरी टैलेंट कहीं ना कहीं छुप गई थी, ओवर शैडो हो गई थी। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो क्रिटिक्स भी ये मानते थे कि सुब्बू की पूरी कैपेबिलिटी है कि वो लिटरेरी फील्ड में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा अचीव कर सकते हैं यहाँ की फिल्म्स की अगर बात की जाए। और आगे हमें ऑथर ये बताते हैं कि सुब्बू ने बहुत सारी स्टोरी पोएम्स को कंपोज किया है। उन्होंने नॉवल लिखी है थिलाना मोहनम्बल करके, जिसमें, अगर आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम ऑफ द नॉवल रॉन्ग देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट उन्होंने नॉवेल्स लिखी है थिलाना मोहनम्बल नाम से। और उन्होंने इस नॉवल में जो कैरेक्टर्स हैं उसको बहुत डिटेल में ही डिस्क्राइब कर दिया है। हर एक कैरेक्टर को एकदम डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने ये कहा है कि सुब्बू जो थे वो एक अमेजिंग एक्टर थे, और उनका कभी भी ये एस्पिरेशन नहीं था कि उनको फिल्म में जो रोल मिले वो लीड रोल्स ही मिले, मतलब एकदम मेन रोल ही मिले। अगर उनको साइड रोल भी मिलता था तो भी वो बहुत ब्रिलियंटली उन रोल्स को फॉलो करते थे। उनको ये नहीं एस्पिरेशंस हमेशा रहती थी कि उनको मेन रोल ही मिले तो ही वो काम करेंगे, है ना। कोई भी रोल उन्हें मिले, चाहे साइड रोल ही क्यों ना, पर उसमें ही वो स्पॉटलाइट ले जाते थे। और उनका जो लव था वो सबके लिए बहुत जेन्युइन था। वो बहुत चैरिटेबल इंसान थे, है ना। वो बहुत इम्प्रोविडेंट इंसान थे। मतलब इम्प्रोविडेंट मतलब काम करने से पहले, मतलब कोई भी अच्छा काम करने से पहले वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, आराम से किसी के लिए भी बहुत चैरिटीज़ कर देते थे। अब सोचो, इतने सारे क्वालिटीज़, वो भी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी उनका एक एनिमी था जो ऑफिस बॉय था। और ऑफिस बॉय ऐसा इंसान था जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही टेरिबल चीज़ें जो हैं वो विश करता था। और सुब्बू बिल्कुल अपोजिट थे, वो तो किसी के एनिमी बनने लायक ही नहीं थे, है ना। उनका कैरेक्टर इतना अच्छा था, नेचर इतना अच्छा था सबके प्रति। और उन्होंने आगे चल के ये बताया कि जो सुब्बू थे, सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, मेकअप डिपार्टमेंट में काम नहीं करते थे, स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तभी तो वो पोएट थे। और स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता था? लॉयर्स थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे। अब आगे चल के सुब्बू को डिस्क्राइब तो उन्होंने कर दिया, अब आगे उन्होंने लॉयर्स की बात की है। वो आगे चल के लॉयर्स के ऊपर उनको डिस्क्राइब करते हैं और लॉयर्स के बारे में बात करेंगे, और आगे जो भी इन्होंने इस पूरी स्टोरी में कहा है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। If you like the video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe the channel, and the link of part 1 of Poets and Pancakes is down in the description box. So don't forget to check that video out, and we'll meet you in the part 3 of Poets and Pancakes. Till then, thank you everyone. Bye bye.